हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि वीडियो आप देख रहे होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की और कार्यपालिकी शक्तियों की चर्चा हो गई है। आज हम दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो मेरी कोशिश ये है कि हम पॉलिटिकल साइंस को रटे न समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि हम समझ पाते हैं तो फिर हमारे लिए राह बहुत आसान हो जाती है। सवाल जब घुमा कर देता है तो हम उसको हल कर पाते हैं। तो कुछ भी जानने और पढ़ने से पहले सबसे पहले समझिए कि यदि हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जहां लेजिस्लेटिव पावर की बात होगी या विधायी पावर की बात होगी, वहां पे एक विधायिका होनी चाहिए। विधायिका होनी चाहिए जिसको आप बोलते हैं लेजिस्लेचर। जहां विधायन का काम हो रहा है वहां एक विधायिका होगी। और जब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि यह जो संस्था है जिसको आप विधायिका कह रहे हैं, उससे प्रेसिडेंट का रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति इस विधायिका से नहीं जुड़ेगा, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां नहीं आएंगी। यह जो रिलेशनशिप है वह डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है। प्रोसेस क्या है हम भारत के बारे में देखेंगे, लेकिन पहली चीज कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां इसलिए आती हैं भारत में और संसदात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि वह विधायिका से जुड़ा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी जो विधायिका होती है उसका नाम कुछ भी हो, वह काम क्या करती है? काम है उसका कानून निर्माण, जिसको आप कहते हैं लॉ मेकिंग। विधायिका का प्राइमरी बेसिक काम क्या है? लॉ मेकिंग का काम है, कानून निर्माण का काम है। और कानून कैसे निर्मित होता है? स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले कोई बिल या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उस पे प्रोसेस एक अपनाया जाता है और कंसेंट यानी सहमति, जिसको आप एसेंट बोलते हैं, सहमति। और सहमति के बाद ये क्या बनता है? एक्ट या कानून। तो जब भी आप राष्ट्रपति को पढ़ने जाएं तो आप ये देखें कि इस पूरे प्रोसेस से, इस विधायिका से लेकर के और इस एक्ट के बनने तक की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जहां जहां इन्वॉल्व होगा वहां से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उद्गम होगा, उत्पत्ति होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप मानकर चलिए। तो जब हम भारत में आते हैं तो भारत में यह जो विधायिका है उसको हम बोलते हैं संसद बोलते हैं। राष्ट्रपति का जुड़ाव कहाँ होता है? सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के इस विधायिका से संबंध को देखना चाहिए कि कहाँ से संबंध बन रहा है। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भारत में जो कल्पना की है, तो संसद में हमने दो सदन बनाए, एक को आप कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। या आपसे सवाल किया जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन पहली चीज ये है कि यहां पे कौन है? हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। ये तो बिल को पास करते हैं, विधेयक को पास करते हैं, उस पर कंसेंट, ये वाली जो बात है, कंसेंट देने के लिए कोई होना चाहिए ना, अल्टीमेट अथॉरिटी। तो वह अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है? हमारे राष्ट्रपति हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि पहली चीज कि जो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वह हमारे संसद का, विधायिका का एक पार्ट है। तो पहली चीज आप कहेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले चर्चा हो चुकी है कि प्रेसिडेंट क्या है, वह कार्यपालिका का प्रमुख है, सारे काम उसके नाम से किए जाते हैं, संसद का वही पार्ट है, और हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो संसद का पार्ट होने के कारण जो दूसरी शक्ति प्रेसिडेंट के पास आती है, तो वह संसद को क्या कर सकता है, समन कर सकता है, आहूत कर सकता है, बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। और जब यहां ध्यान रखिए कि हमारे यहां राज्यसभा अस्थायी सदन है, तो जब इन्हें अधिकारों की बात होती है तो यह लोकसभा के संदर्भ में है, तो हम कहेंगे या यहां सीधे कहते हैं लोकसभा। वह लोकसभा को आहूत कर सकता है, लोकसभा को स्थगित कर सकता है, और वह लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। He can summon, और उसको स्थगित कर सकता है, और वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, पहली चीज। और यह किसकी बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो आउट होती है, स्थगित होती है, लेकिन भंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो डिसॉल्व करने वाली बात केवल लोकसभा पे लागू होती है। अब तीसरी बात, कि राष्ट्रपति एक जब जनरल इलेक्शन होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट, उसको बुलाने का अधिकार किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो कभी भी इलेक्शन हो, बीच में भी हो सकता है ना, पार्लियामेंट लोकसभा भंग हो गई और नया लोकसभा का इलेक्शन हो, नहीं तो 5 साल के बाद तो होना ही है। तो इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन है, राष्ट्रपति उसको बुलाता है, संबोधित करता है। ये क्या है, संबोधन। किसको, फर्स्ट सेशन को, कब, हर एक जनरल इलेक्शन के बाद। लेकिन आप जानते हैं कि साल में 2 बार, कम से कम 2 बार पार्लियामेंट सेशन में बैठती है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट सेशन होता है, कब, ये 2 हो गए, प्रत्येक नए साल के पहले सेशन को और प्रत्येक जनरल इलेक्शन के बाद के पहले सेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और उसे क्या करता है, उसे एड्रेस करता है, संबोधित करता है। तो तीसरी चीज होगी। चौथी बात जो आपको याद रखने वाली है वह यह
कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जब भी उसकी इच्छा हो अलग अलग तो बुला ही सकता है, लेकिन एक और पावर उसके पास है कि वह ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन वह बुला सकता है, अलग अलग भी बुला सकता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वह पार्लियामेंट का यानी दोनों सदनों का, लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक साथ आहूत कर सकता है, बुला सकता है किसी विषय पे विचार और विमर्श करने के लिए। उसको हम जब लॉ मेकिंग पे आएंगे तो डिटेल में देखेंगे। एक चीज हो कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है किसका, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का, तो आप देखिए यहां पे कौन है, स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष, और यहां पे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब अलग अलग चलती है तो राज्यसभा को चेयरमैन और लोकसभा को स्पीकर प्रेसाइड करता है। लेकिन जब दोनों आ गए तो आसन तो एक है, अब यहां कौन प्रेसाइड करेगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन प्रेसाइड करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है स्पीकर, यानी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। अब यहां आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं करेगा? संविधान में व्यवस्था होती तो कहीं कोई समस्या नहीं। लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि वी आर अंडर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जनता के सदन को ज्यादा प्रमुखता मिलनी चाहिए और ज्यादा प्रमुखता मिलती है, क्योंकि स्पीकर जो है लोकसभा, जहां की सीधे जनता के द्वारा चुने गए एमपी जाते हैं, वे हैं। इसलिए ज्वाइंट सेशन में हमारा जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वह प्रेसाइड नहीं करता बल्कि स्पीकर करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वह करता है लोकसभा का जो स्पीकर है। अब जो शुरू में मैंने कहा था कि विधायी शक्तियां हैं तो विधेयक से जुड़े हुए उसके पास पावर होनी चाहिए। अब विधेयक के बनने की प्रक्रिया क्या है कि कोई बिल प्रस्ताव होता है, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकार की तरफ दिया गया हो, वह किसी एक सदन में, एक हाउस में, कोई भी हाउस में वह रखा जाएगा और उसके बाद वह जो दूसरा हाउस है वहां पे जाएगा। एक निश्चित प्रक्रिया है उसकी, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, जहां जैसी सिचुएशन होती है वो बिल पास होता है और पास होने के बाद वह अपने एसेंट के लिए किसके पास जाता है? वह जाता है राष्ट्रपति पर, और जब राष्ट्रपति अपनी एसेंट दे देता है तो वह क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। और यही पूरा प्रोसेस है। विधेयक से क्या बना? कानून बना। अब मान लीजिए कि किसी ने किसी भी हाउस में, यदि वह सामान्य विधेयक है तो किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। एक विधेयक ऐसा है जिसको हम राज्यसभा में शुरू नहीं करते, ये आप हमें बताएंगे। तो बिल पास हुआ, बिल प्रस्तुत हुआ, मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, तो फिर राज्यसभा में ये चला गया। ये राज्यसभा भी हो सकती है, लोकसभा हो सकती है। उसके बाद एसेंट के लिए यानी प्रेसिडेंट की सहमति के लिए वह प्रेसिडेंट के पास गया। अब
पावर को समझने की आपको जरूरत है। तो अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट पहली बात जो कर सकता है कि वह एसेंट दे दे, यानी सहमति यही करे। दूसरा क्या करेगा? सहमति रोक दे। मना कर दे। और एक तीसरा भी है कि वह रिटर्न कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में प्रेसिडेंट के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शन, ही हैज 3 ऑप्शंस। फर्स्ट, वह अपनी, जैसा वहां लिखा हुआ है, वह अपनी एसेंट दे दे, सहमति दे देगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा है कि वह सहमति नहीं देगा, मना कर देगा, रख लेगा अपने पास, तो कानून नहीं बन पाएगा। और एक तीसरी ऑप्शन है कि वह अपनी सहमति भी नहीं दे, उसको रोके भी ना, और क्या करे, वह उसे संसद को रिटर्न कर दे, वापस कर दे। तो यदि ये काम प्रेसिडेंट ने कर दिया, यानी उसने विधेयक को क्या किया, वापस कर दिया, तो अब एक नया प्रोसेस शुरू होगा। प्रोसेस क्या होगा कि पुनः वह विधेयक संसद के पास जाएगा और दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्रमशः और उसे स्थापित प्रक्रिया से उसको पास करेंगे। कर सकते हैं, चाहे तो ना पास करें, कर सकते हैं। और करने के बाद वे दोबारा सेकेंड टाइम पास करके वह प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेजते हैं। तो जब दोबारा कोई विधेयक प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है तो ध्यान रखिए कि अब उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वह उस पर अपनी सहमति दे। यानी फर्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट ज्यादा स्वतंत्र है, वह अपनी सहमति दे सकता है, मना कर सकता है, वापस कर सकता है। लेकिन थर्ड टाइम में अब वह रोक नहीं सकता, अब वो वापस नहीं कर सकता, अब उसे अपनी एसेंट देनी है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यह संवैधानिक व्यवस्था है कि दूसरी बार वो अपनी सहमति नहीं रोकेगा।